IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को और वी कैन से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को। ये जो आपका टॉपिक है, ये जो आपका चैप्टर है, ये आपको बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में दिया हुआ है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की थ्योरी देखेंगे, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे, उसके बाद सैंपल हैंडलिंग टेक्निक देखेंगे कि कौन कौन से सैंपल को किस किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट वाइब्रेशंस देखेंगे। अभी लेक्चर जब स्टार्ट होगा तब आपको पता लग जाएगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वाइब्रेशंस क्या होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में थ्योरी देखेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, फैक्टर अफेक्टिंग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे और आपके सैंपल हैंडल कैसे करें, सैंपल हैंडलिंग टेक्निक के बारे में जानेंगे। तो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं आपको सिलेबस बताऊं तो सिलेबस में आपको दे रखा है फंडामेंटल मेथड ऑफ वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन वाला क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 2 मार्क्स में आता है। फिर आपकी सैंपल हैंडलिंग, ये भी आपको 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछा जाता है। फिर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ IRA और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ IRA, तो फैक्टर अफेक्टिंग भी 5 मार्क्स में आता है कि जो वाइब्रेशंस होती है IR की वजह से, वो वाइब्रेशन किस तरह से अफेक्ट होती है, उसके फैक्टर अफेक्टिंग पूछते हैं। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि IR क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और वी कैन से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पर इंफ्रारेड वर्ड क्यों यूज किया गया, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें से आपकी जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसको यहाँ पर यूज किया गया है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये जो आपकी इंफ्रारेड रेज होती है, यहाँ पर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती है। ये किससे मिलकर बनी होती है? डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट से मिलकर बनी होती है। हमने अभी तक यूवी विजिबल देखा था, तो वहां तो क्लियर था कि यूवी विजिबल का मतलब है 200 से लेकर 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट। ठीक है, वहां तो फंडा क्लियर था। पर यहाँ पे जो IR होता है वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को मिलाकर बना होता है। तो यहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ होती है, जैसे मान लीजिए 100, 200, 300, 400, 500, ऐसे अलग अलग वेवलेंथ की लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज होती है वो इंफ्रारेड रेज होती है, मतलब कि IR होती है, और वो जो है मल्टीपल वेवलेंथ की लाइट से बनी होती है मिलकर, और वी कैन से डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब उसके बाद IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम आता है वो कहलाता है IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, जैसे हमने यूवी विजिबल के लिए भी इंस्ट्रूमेंटेशन देखा था, फ्लोरीमेट्री के लिए भी इंस्ट्रूमेंटेशन देखा था, वैसे ही IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए भी इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। और इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब कि एक प्रॉपर सेटअप, और पूरे सेटअप को, पूरे इंस्ट्रूमेंट को जो नाम देंगे वो है आपका IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से हम काम करेंगे, पर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम करेंगे क्या? जैसे यूवी विजिबल में तो हम कंसंट्रेशन पता लगा देते कि हमारे एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस का कंसंट्रेशन क्या है, तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ऐसा क्या करने वाले हैं? तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप फंक्शनल ग्रुप का पता करोगे कि आपके सैंपल में, आपके सॉल्यूशन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और वी कैन से कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो कौन सा और कितने,
ये अगर आपको पता करना है फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन कौन से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इन सबको पता करने के लिए आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद लेनी पड़ेगी। देखो मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो आपका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वहां पर हम इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करते हैं। यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस का पता लगाते हैं और ये भी पता लगाते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन कौन सा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है कि सैंपल के ऊपर, जैसे मान लीजिए हमारा सैंपल है तो इस सैंपल के ऊपर हम इंफ्रारेड रेडिएशन को गिराते हैं और वीकेंड से हम सैंपल पर इंफ्रारेड रेडिएशन को अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, किसका एप्लीकेशन कर रहे हैं सैंपल पर? इंफ्रारेड रेडिएशन का एप्लीकेशन कर रहे हैं सैंपल पर। इसी की वजह से हम बोलते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो आईआर रेडिएशन होती है वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट से मिलकर बनी होती है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये है आपका सोर्स ऑफ लाइट जो कि लाइट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और कौन सी लाइट को प्रोड्यूस करेगा? आईआर रेडिएशन को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है। अब यहां पर आपको पता है कि जो आईआर रेडिएशन होती है वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट से मिलकर बनी होती है। और लाइट क्या होता है? एनर्जी, और वी कैन से फोटोन। या तो आप बोल लीजिए फोटोन होते हैं या फिर आप बोल लीजिए एनर्जी होते हैं। छोटे छोटे फोटोन के पैकेट्स होते हैं, उनको हम लाइट बोलते हैं और एनर्जी बोलते हैं। आई रिपीट, जो आपका सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है वो आईआर रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है। आईआर रेडिएशन जो है डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट से मिलकर बनी होती है और लाइट जो है एनर्जी और फोटोन होते हैं। अब ये लाइट जो है, ये जो आईआर रेडिएशन है, ये गिरने वाली है आपके सैंपल पर। यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब ये आईआर रेडिएशन का एप्लीकेशन होने वाला है सैंपल पर। सैंपल जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे SCHO। अगर मैं इस SCHO का स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड में होते हैं, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो SCHO फॉर्मेल्डिहाइड मैंने सैंपल ले लिया। अब जैसे ही हमारी लाइट जो है इस सैंपल पर गिरेगी, इस SCHO पर गिरेगी, तो ये SCHO में बॉन्ड है। आप देख सकते हैं ये बॉन्ड है। ये जितने भी बॉन्ड है इसको बोलते हैं इंटर एटमिक बॉन्ड। तो फॉर्मेल्डिहाइड बोल रहा है, SCHO बोल रहा है कि यार मेरे पास तो इंटर एटमिक बॉन्ड है। और जैसे ही ये इंटर एटमिक बॉन्ड पे लाइट आके गिरेगी, आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन आके गिरेगी, तो ये इंटर एटमिक बॉन्ड और वी कैन से हमारा पूरा SCHO इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और जैसे ही ये लाइट एब्जॉर्ब होगी, यहां पर इन बॉन्ड्स में, ये जो आपके बॉन्ड्स दिख रहे हैं, इन बॉन्ड्स में वाइब्रेशन स्टार्ट होगा। यहां तक क्लियर हुआ आपको? सोर्स ऑफ रेडिएशन से इंफ्रारेड रेडिएशन आई, SCHO पे गिरी, SCHO हमारा सैंपल है और यहां पर आपको बॉन्ड दिख रहे हैं। इन बॉन्ड को बोलते हैं इंटर एटमिक बॉन्ड। इन पर जैसे ही लाइट आके गिरती है, आपका सोर्स ऑफ रेडिएशन से जो लाइट है इंफ्रारेड रेडिएशन, वो आके यहाँ पर जब गिरती है तो ये लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है SCHO के द्वारा। अब जैसे ही ये सैंपल, जैसे ही आपका फॉर्मेल्डिहाइड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर जो इनके पास ये बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, इनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है दे एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशन बट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड वाइब्रेशन स्टार्ट। अब देखो, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि जो आईआर रेडिएशंस होती है वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट से मिलकर बनी होती है। तो मान लीजिए 100 वेवलेंथ की, 200, 300, ऐसे करके 400, 500, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है। अब हुआ क्या, मान लीजिए ये जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, इस फॉर्मेल्डिहाइड ने 400 और 500 वेवलेंथ की लाइट को, 400 वेवलेंथ नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब किया। उसके अलावा ये जो 100, 200, 300 वाली लाइट थी, ये सीधी सीधी निकल गई, क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन जब ही होगा जब वो उतना ही इमिट करे। जैसे मान लीजिए SCHO है, तो SCHO 400 से 500 वेवलेंथ की लाइट को इमिट करता है, तो उतनी ही ये एब्जॉर्ब भी करेगा। तो डिफरेंट सैंपल डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूं कि आपका जो SCHO है, मान लीजिए उसने 400 से 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो बाकी जो वेवलेंथ की लाइट है वो सीधी सीधी निकल जाएगी, जिसको आप बोलते हो ट्रांसमिटेंस लाइट। यहां तक आपको क्लियर है? अब यहां पर आप देखिए, मैंने ये बात लिखी भी हुई है कि रिमेनिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सैंपल, क्योंकि हमारा जो
सैंपल है, हमारा जो SCHO है, फॉर्मल्डिहाइड है, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही यूज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा इन बॉन्ड्स में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जो यहां से ट्रांसमिटेड लाइट निकली है, ये जो लाइट यहां से निकल के आगे बढ़ी है, ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है ये जाएगी डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर इनको डिटेक्ट करेगा और ग्राफ बना देगा। अब देखो ग्राफ किस तरह से आएगा वो थोड़ा ध्यान से समझना। जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है ना, उसका ग्राफ इस तरह से सीधा होगा। मान लीजिए आपकी जो 100 वेवलेंथ की लाइट थी वो इस तरह से आ गई, 200 वाली भी इस तरह से आ गई, ठीक है, पर एब्जॉर्ब कौन सी हुई, 400 और 500 वाली, तो वहां पर आपको इस तरह से डिप्रेशंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये यहां पर ये आपको डिप्रेशंस देखने को मिल गए और वीकेंड से पीक देखने को मिल गए, तो इसका मतलब है कि यहां पर एब्जॉर्प्शन हुआ है। ये लाइट जो है एब्जॉर्ब हो चुकी है मॉलिक्यूल के द्वारा, पर जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई है वो सीधी सीधी जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेंस लाइट। और जो लाइट एब्जॉर्ब हो चुकी है वहां पर आपको पीक देखने को मिल जाएगा, उसका मतलब है कि वो लाइट जो है एब्जॉर्ब हो चुकी है आपके सैंपल के द्वारा। क्लियर हुआ? इसका मैं आपको ग्राफ दिखा के लाता हूं, आप देखिए इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। आपको वाई एक्सिस पे दे रखा है ट्रांसमिटेंस, मतलब कि ट्रांसमिटेंस लाइट। तो आप जानते हैं कि जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई, जो लाइट डायरेक्ट पास हो गई सैंपल से, वो होती है ट्रांसमिटेंस लाइट। तो ये वाली जो लाइट है, जो मैं ब्लू कलर से बता रहा हूं, ये वाली जो आपकी लाइट है ये होती है ट्रांसमिटेंस लाइट, क्योंकि ये सीधी की सीधी निकल गई, ये एब्जॉर्ब नहीं हुई। और जो एब्जॉर्ब हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डिप्रेशन से आ चुका है, पीक से आ चुकी है, मतलब कि ये एब्जॉर्ब हो चुका है सैंपल के द्वारा लाइट। उसके बाद जो नहीं हुई वो वापस सीधा, और जो हो चुकी है वो वापस डिप्रेशन में, जो नहीं हुई है वो वापस सीधा। इस तरह से आपको पता लगता है ये ग्राफ जो है आपका ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर के बीच में है। देखो लाइट तो वेवलेंथ की फॉर्म में होती है, वेवलेंथ, तो फिर यहाँ पर वेव नंबर क्यों लिखा, तो वेव नंबर में आप इजीली डाटा को कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए हम वेव नंबर की कैलकुलेशन से इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर तो फिर वेवलेंथ का क्या, तो वेवलेंथ को वेव नंबर और वेव नंबर को वेवलेंथ में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, जहां पर है आपका वेव नंबर इक्वल्स टू 1 अपॉन वेवलेंथ। ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको पूछे कि कोई वेवलेंथ में क्यों नहीं निकाला, वेव नंबर में क्यों निकाला, क्योंकि वेव नंबर में निकालना आसान होता है, ग्राफ इजीली आ जाता है और फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका एक्स एक्सिस पे होता है वेव नंबर और वाई एक्सिस पे होता है ट्रांसमिटेंस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो स्ट्रेट जाएगी, और जो डिप्रेशन आ रहा है, जो पीक आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर लाइट जो है एब्जॉर्ब हो चुकी है सैंपल के द्वारा। अब यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स में बताता हूं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पीक आपको दिख रहा है, तो ये ट्रांसमिटेड लाइट का पीक है ना, जो कि लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई, सैंपल से डायरेक्ट पास हो गई। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको एब्जॉर्प्शन रीजन दिख रहा है, इस रीजन को क्या बोलेंगे, इस क्षेत्र को बोलेंगे, इस रीजन को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन रीजन, मतलब कि यहाँ पर लाइट जो है एब्जॉर्ब हुई है। तो ये इजीली आइडेंटिफाई है, क्योंकि ये जो एब्जॉर्प्शन रीजन होता है ये पर्टिकुलर आपको दिख रहा है, ये भी आपको पर्टिकुलर दिख रहा है, ये इजीली पता लग जाएगा कि कहां कहां पर एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो यहां पर मैंने लिखा है इजीली आइडेंटिफाइड के लिए कि बिकॉज हियर स्पेसिफिक पीक इज फॉर्म्ड, तो यहां पर एक स्पेसिफिक पीक बना, यहां पर एक स्पेसिफिक पीक बना, तो इजीली हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एब्जॉर्प्शन हुआ है। ठीक है, एंड चेक द वेव नंबर, किस वेव नंबर पे हुआ है, किस रेंज में हुआ है, जैसे ये 100-200 के बीच में हुआ, ये 300-400 के बीच में हुआ। तो जो यहाँ पर स्पेसिफिक पीक बन रहा है उसका हम चेक करते हैं कि किस वेव नंबर के बीच में वो बन रहा है, या कहां पर किस वेव नंबर पे स्पेसिफिक वो बन रहा है। फिर हम हमारी जो रेफरेंस लिस्ट होती है वहां से क्रॉस चेक कर लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे मान लीजिए 200 पे आपका कोई फंक्शनल ग्रुप दे रखा है और आपको पता है कि यहाँ पे ये जो पीक बन रहा है ये 200 पे ही बन रहा है, तो आप चेक कर लेंगे कि हाँ हमारे रेफरेंस लिस्ट में 200 पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जो भी होगा वही आपके सैंपल में होगा। समझ में आया? तो एब्जॉर्प्शन रीजन का पता करना बहुत ही आसान है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन रीजन का मतलब है कि यहां पर आपको एक स्पेसिफिक पीक देखने को मिल रही है, डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, और ये जो पीक आपको स्पेसिफिक देखने को मिल रही है, दिस वन आपको पता है कि ये किस वेव नंबर पे देखने को मिल रही है। उसके बाद आप अपनी रेफरेंस लिस्ट में चेक कर लेंगे कि उस वेव नंबर पे कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप रजिस्टर्ड है। तो आप क्रॉस चेक कर लेना कि हाँ ये वाला है, इस वेव नंबर पे ये वाला है, तो फिर आपको इजीली पता लग जाएगा कि इस वेव नंबर पे ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर आपको फिंगरप्रिंट रीजन भी होता है, मतलब ऐसा एरिया जो स्पेसिफिक होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपोनेंट है तो उसका कंपोनेंट का स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट रीजन होता है।
ठीक है, जैसे आप सबका डीएनए अलग अलग है ना, आप सबकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग अलग है, वैसे ही यहाँ पर जो फिंगरप्रिंटिंग है, ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, ये सब कंपोनेंट का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ईच कंपोनेंट हैव स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट रीजन एंड वी मैच इट विथ स्पेक्ट्रम लाइब्रेरी। हम इजीली मैच करके कंपेयर करके बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं, ये ग्राफ आपके सामने है। ठीक है सर, मैं यहां तक क्लियर हो गया कि डिटेक्टर ने डिटेक्ट करके ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ भी हमने देख लिया। सर एक बात बताओ, आपने बोला था कि यहां पर इन बॉन्ड्स में वाइब्रेशन होगा। हाँ बिल्कुल बोला था। कब बोला था? जब आपका आईआर रेडिएशन यहाँ पर आएगा सैंपल पे, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड्स है, ये जो आपको बॉन्ड दिख रहे हैं, ये जो आपके इंटर एटॉमिक बॉन्ड है HCHO के, यहाँ पर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वाइब्रेशन कैसी होती है, किस तरह की होती है? तो देखो, वाइब्रेशंस आपको दो तरह की देखने को मिलती है। एक तो होती है स्ट्रेचिंग, एक होती है बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में आपको दो तरह की वाइब्रेशन देखने को मिलती है, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। नाम से पता लग रहा, सिमेट्रिक का मतलब है एक साथ, एक जैसे। एसिमेट्रिक का मतलब है एक साथ नहीं चलना। ठीक है, तो वाइब्रेशन की बात करूं कि जब लाइट आती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस आती है आपके सैंपल पे, सैंपल में जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं वहां पर वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो वाइब्रेशन जो होती है वो कई तरह से होती है, जैसे स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में भी आपका सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, और बेंडिंग में आता है आपका सीजरिंग, वैगिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग। आई रिपीट, सीजरिंग, वैगिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग। और स्ट्रेचिंग में आपको दो तरह की स्ट्रेचिंग मैंने बताई है, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। तो देखो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, एक तो आपका होता है सेंट्रल एटम और दो एटम इस तरह से अटैच है आपके। ठीक है, अब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब है कि एक साथ स्ट्रेच होना, खींचना, खिंचाना। तो यहां पर ये जो आपका एटम है, ये इस तरफ जाएगा तो ये भी इसी तरफ जाएगा। मतलब अगर ये इस तरफ जा रहा है तो ये भी इस तरफ जा रहा है, जितना ये इस तरफ जा रहा है उतना ही ये इस तरफ जा रहा है। तो इस तरह की स्ट्रेचिंग को हम कहते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। उसके बाद आता है एसिमेट्रिक। देखकर ही आपको पता लग रहा है कि अगर एक एटम इस तरफ आ रहा है तो दूसरा एटम उस तरफ जा रहा है, या फिर ये एटम उस तरफ जा रहा है तो दूसरा पास आ रहा है। मतलब एक दूर जा रहा है, एक पास आ रहा है, एक दूर जा रहा है, एक पास आ रहा है। तो वो तो हो गया एसिमेट्रिक। और दोनों ही एक साथ जा रहे हैं तो वो हो गया सिमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद आपको सीजरिंग, वैगिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग में मैं बता देता हूं। वेट ए मिनट, आप देख सकते हैं यहां पर सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो बेंडिंग। बेंडिंग में आपको दे रखा है सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग और ट्विस्टिंग। ठीक है, बेंडिंग का मतलब क्या होता है? इन बेंडिंग पोजीशन ऑफ एटम चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस। ये जो आपका ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस है ना, इसी के रेस्पेक्ट में जो आपके एटम है वो चेंज होंगे। आई रिपीट, इन बेंडिंग पोजीशन ऑफ एटम चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस। यहां पर आपको चार तरह से होता है बेंडिंग, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग। तो चलो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला है सीजरिंग। यहां पर बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, दो एटम है और दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। प्रपोज करने नहीं जा रहे, अप्रोच करने जा रहे हैं। हाँ मतलब वही निकल रहा है, पर फिर भी एक दूसरे के पास जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा है आपका रॉकिंग। रॉकिंग में क्या होता है, दोनों एक साइड जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये इस तरफ जा रहा है पहला वाला, तो दूसरा वाला भी पीछे पीछे आ रहा है। देखो पीछे पीछे आ रहा है, ऐसे याद रख लो रोकी भाई, पीछे पीछे आ रहे हैं मतलब एक इस तरफ जा रहा है तो ये पीछे पीछे आ रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये पीछे पीछे आ रहा है। तो पीछे पीछे आ रहे हैं रोकी भाई। ठीक है, फिर वैगिंग में क्या होता है कि दो एटम होते हैं और दोनों ही साथ में मूव करते हैं। इन वैगिंग टू एटम मूव अप एंड डाउन। जो दो एटम है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, यहाँ पर सारी कहानी विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम चलेगी। तो यहाँ पर जो दो एटम है आप देख सकते हैं, फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, फर्स्ट एटम, सेकंड एटम। तो ये मूव कर रहे हैं। देखो ये डाउनफॉल में मूव कर रहे हैं, ये अपवर्ड मूवमेंट में मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दोनों डाउन जा रहे हैं, ये दोनों अप जा रहे हैं। और ये आपका जो है प्लेन है, होता है ना 2D प्लेन, 3D प्लेन, तो ये आपका प्लेन दिखा रखा है डॉट डॉट करके मैंने। तो दोनों एक साथ जा रहे हैं और दोनों एक साथ जा रहे हैं, मतलब मूव अप और मूव डाउन ये दोनों एक साथ ही करेंगे। और अगर एक एक करके करते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसे हम ट्विस्टिंग कहते हैं। जहां पर एक एटम ऊपर और एक एटम नीचे की तरफ जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रल मेटल एटम, और वी कैन से सेंट्रल एटम। क्लियर हो गया?
तो ये सारे तरह की मूवमेंट पॉसिबल है आपके एटम्स के बॉन्ड में। क्लियर है? यहाँ पर मैंने आपको लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें लिखी है कि आपका जो बॉन्ड होता है ना, वो डिफरेंट वाइब्रेशन शो करता है। बॉन्ड शो डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। मैंने आपको बोला कि जो IR रेडिएशन है, जो आपका इंफ्रारेड रेडिएशन है, वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट से मिलकर बना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिफरेंट वेवलेंथ की, इस तरह से डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है। तो जब ये लाइट बॉन्ड पे पड़ेगी तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को जब बॉन्ड एब्जॉर्ब करेगा तो अलग अलग तरह के वाइब्रेशन वो शो करेगा। जैसे मान लीजिए ये 400 नैनोमीटर की, 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने के कैपेबल है। अब जैसे मान लीजिए 400 नैनोमीटर की जब इस पे लाइट पड़ेगी तो बॉन्ड में अलग तरह का वाइब्रेशन आएगा। 500 नैनोमीटर की जब इस पे लाइट पड़ेगी तो बॉन्ड में अलग तरह का वाइब्रेशन आएगा। तो यहाँ पर बोला है कि बॉन्ड शो डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल से कैलकुलेट करना चाहूं, जैसे मान लीजिए लीनियर का केस है, आपका जो सैंपल है वो लीनियर है, जैसे CO2। CO2 क्या हो गया आपका? लीनियर केस हो गया। कैसे हो गया लीनियर? क्योंकि CO2 की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, ये लीनियर स्ट्रक्चर। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला लगाना है 3n-5। अब यहां पर n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम। आप देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन है तो 2, 1 कार्बन है तो 1, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो आपके नंबर ऑफ एटम कितने निकल के आए? 3। तो यहां पर आप लिखेंगे 3 और नंबर ऑफ एटम का 3 माइनस 5। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। 9 माइनस 5 कितना हो गया? 4। तो आपको यहाँ पर कितने वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे CO2 में? 4। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। CO2 की निकाली हमने। CO2 एक लीनियर स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो देखो स्ट्रक्चर कौन सा है, हमें पता लग गया कि लीनियर स्ट्रक्चर है। तो लीनियर के लिए फॉर्मूला है 3n-5। अब आप यहाँ पे देखो 3n-5, तो n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम। तो 2 तो ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, मतलब नंबर ऑफ एटम कितना हो गया? 3। तो n कितना निकल के आया? 3। तो 3 ब्रैकेट में 3 माइनस 5, 3 3 9, 9 माइनस 5 हो गया 4। तो आपको टोटल वाइब्रेशन निकल के आ गए 4। नॉन लीनियर के केस में 3n-6। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशंस। मतलब कि जो भी आपके वाइब्रेशन हो रहे हैं, जो भी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी आ रही है, जितने भी तरह के वाइब्रेशन हो रहे हैं, वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो उन्हें अफेक्ट करते हैं। तो अभी तक हमने जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का केस पढ़ा है, वहां पर हमने थ्योरी देखी है, प्रिंसिपल देखा है। प्रिंसिपल में आपको ये लिखना है जो मैंने आपको थ्योरी में बताया, उसी को एलोबरेट करके लिखना है। ठीक है, फिर आपने वाइब्रेशंस देखे जो आपके सिलेबस में थे। अभी आपका फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशन है, उसके बाद एक और टॉपिक है, वो है सैंपल हैंडलिंग टेक्निक। तो चले देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है आपका कपल्ड वाइब्रेशन, दूसरा रेजोनेंस, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और फोर्थ है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सारे फैक्टर मिलकर आपकी वाइब्रेशन को अफेक्ट करते हैं। अब देखो मैं और भी फैक्टर पढ़ाने वाला हूं, पर ये मेजर 4 होते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कपल्ड वाइब्रेशनल फैक्टर, और वी कैन से वाइब्रेशनल कपलिंग फैक्टर। अब जैसे मान लीजिए यहां पर आपको एक एग्जांपल दे रखा है CH। तो CH के बीच में एक ही बॉन्ड होता है, C और H, है ना। पर एक एग्जांपल है आपका CH2। तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 एंड 2। पर पहले वाले केस में सिर्फ एक ही बॉन्ड था। तो यहां पर ये कह रहे हैं हम कि जो आपका कार्बन हाइड्रोजन है, वहां पर एक ही बॉन्ड है, और उसकी वजह से वहां पर एक ही तरह की स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है, या तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी या एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी। हमने देखा था ना, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, कोई एक ही तरह की स्ट्रेचिंग होगी। पर यहां पर आपको 2 बॉन्ड है, तो आपको सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी हो सकती है और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी हो सकती है। तो यहां पर यही बात लिखी हुई है, एन आइसोलेट CH बॉन्ड हैज ओनली वन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वेयर एज मिथाइलिन जहां पर CH2 है, वहां पर आपको 2 स्ट्रेचिंग देखने को मिल सकती है, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं CH2 का, तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 बॉन्ड है, तो आपको 2 तरह की स्ट्रेचिंग देखने को मिल सकती है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है आपको देखने को मिलेगी 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पे, और सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग आपको देखने को मिलेगी 2900 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो आप देख सकते हैं एसिमेट्रिक में ये डाटा ज्यादा है। तो जो एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस होता है वो हायर फ्रीक्वेंसी पे होता है, और वी कैन से हायर वेव नंबर पे होता है। आप देख सकते हैं 3400 सेंटीमीटर पे होता है।
और आप इसको घुमाकर भी बोल सकते हैं। आप कैसे बोलेंगे कि जो आपका ग्रुप है CS2 वहां पर 3400 सेंटीमीटर इनवर्स फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के केस में ही एसिमेट्रिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर इसको कपल्ड वाइब्रेशन इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस वाइब्रेशन अकर एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए इसको बोला जाता है कपल्ड, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे होती है। क्लियर है आपको? ये हो गया पहला फैक्टर कपल्ड वाइब्रेशन। इसके बाद है आपका दूसरा बॉन्ड एंगल। ये देखो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक बता रखा है। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब एक साथ ही जाएंगे दोनों, एक साथ ही, और एक आ रहा है तो एक जा रहा है, ये हो गया एसिमेट्रिक। मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरा फैक्टर है आपका बॉन्ड एंगल। आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। पहले बहुत ज्यादा बॉन्ड एंगल था, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर बहुत ही कम हो गया। तो बॉन्ड एंगल कम क्यों हो रहा है? बॉन्ड एंगल कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेन आ रहा है, तनाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, तो स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं स्ट्रेन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो जब जब स्ट्रेन बढ़ता है, जब जब तनाव बढ़ता है, तब तब बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। और ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो आप देख सकते हैं बॉन्ड एंगल तो यहाँ पर कम होता जा रहा है। ये देखो बॉन्ड एंगल और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया। और यहाँ पर जो आपका स्ट्रेन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है, और इसी की वजह से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं पहले आपका स्ट्रेन था 1715, फिर बढ़ा 1745 हुआ, फिर बढ़ा 1780 हुआ, फिर स्ट्रेन बढ़ा 1815 सेंटीमीटर इनवर्स हुआ। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल कम, स्ट्रेन ज्यादा, और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद चलते हैं फील्ड इफेक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं। ये वाला फंक्शनल ग्रुप एक, ये दूसरा है, एक ये वाला है, ये दूसरा है। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर स्ट्रक्चर है। कैसे? क्योंकि बेंजीन का बेंजीन, बेंजीन का बेंजीन, सीएल का सीएल, सीएल का सीएल। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका सी डबल बॉन्ड ओ है और ओ के साथ मिथाइल है, यहाँ पर भी आपका सी डबल बॉन्ड ओ है और ओ के साथ मिथाइल है। बस अलग तरीके से लिख दिया, इसलिए इसको आइसोमर बोल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये Cl और इस C डबल बॉन्ड का O का डिस्टेंस यहाँ पर कुछ और है, और इस Cl और इस C डबल बॉन्ड O का डिस्टेंस यहाँ पर कुछ और है। तो ये डिस्टेंस की वजह से भी क्या होता है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अफेक्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है डिस्टेंस बिटवीन टू फंक्शनल ग्रुप इन स्पेशल अरेंजमेंट। जो स्पेस में अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं स्पेशल अरेंजमेंट, उसकी वजह से भी वाइब्रेशन अफेक्ट होता है। फिर आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह से होता है, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। इंटर का मतलब किसी और के अंदर घुस गए, मतलब कि दो के बीच में। इंट्रा का मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन अ मॉलिक्यूल हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, तो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो के बीच में हो रही है तो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहां पर लिखा है इंट्रा का मतलब विद इन, इंटर का मतलब बिटवीन टू। अब देखो यहां पर कभी भी अगर दो के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंटर का मतलब हो गया दो के बीच में, तो अगर दो के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो आपको ग्राफ में पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? क्योंकि यहां पर आपको ब्रॉड बैंड देखने को मिलता है, इस तरह से ब्रॉड बैंड देखने को मिलेगा। आप यहां पे देख सकते हैं ये जो आपका ग्राफ है, इस तरह से आपको ब्रॉड बैंड देखने को मिलेगा। पर अगर आपका इंट्रामोलिकुलर है, मतलब विद इन अ मोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, तो उस कंडीशन में आपको शार्प देखने को मिलेगा। ये जो आपका एंड है, ये देखो कितना शार्प है, कितना नुकीला है। तो अगर ये शार्प ग्राफ देखने को मिल रहा है, मतलब यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, विद इन अ मोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। और अगर बिटवीन दो के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, तो वहां पर आपको ब्रॉड बैंड देखने को मिलेगा। ये देखो कितना ब्रॉड है ये, है ना? तो यहां पर इंटर के केस में ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट भी होता है, और इंट्रा जिसका शार्प पीक होता है वो कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए आपको दे रखा है ROH, यहां पर आपको दिखा रखी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद आपको दे रखा है OHR। तो आप देख सकते हैं ये एक ही मॉलिक्यूल है पूरा, और इस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मतलब कि ये इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक ही के अंदर हो रही है। तो यहाँ पर आपको जो बैंड देखने को मिलेगा वो शार्प बैंड देखने को मिलेगा, और ये जो होता है आपका कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है। यहां पर आपको जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी 3650 से लेकर 3590 तक। आप चाहो तो डाटा याद रख सकते हो।
सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट। अब उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें आपको देखने हैं 3 तरह के इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और कंजुगेशन इफेक्ट। ये जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है ये भी 2 तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, तो एक तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, एक माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट भी 2 तरह का, प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट, मतलब प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट और माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। फिर आता है कंजुगेशन इफेक्ट, मतलब कि डबल बॉन्ड वाला इफेक्ट। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव, फिर मेसोमेरिक, फिर कॉन्जुगेशन। ये सारे वाइब्रेशंस को अफेक्ट करते हैं। तो जो प्लस आई इफेक्ट होता है उसमें आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कम होती है, और जो माइनस आई इफेक्ट होता है उसमें आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। तो आपको सीधा से याद रखना है, अगर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी वो कम होगी, अगर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है तो आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो है ज्यादा होगी। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको क्लोरीन दे रखा है और यहां पर आपको हाइड्रोजन दे रखा है। क्लोरीन का मतलब होता है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एलिमेंट, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे बहुत अच्छे तरीके से। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, 3.5 होती है। अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो 2.1 समथिंग ही होती है। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? क्लोरीन की। और क्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, और इसका माइनस आई इफेक्ट तो होगा पर कम होगा। तो किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा? आपके इस वाले एग्जांपल का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, और जिसमें माइनस आई ज्यादा उसका वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ज्यादा। तो यहां पर लिखा है मोर माइनस आई इफेक्ट, तो यहां पर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी आप देख सकते हैं 1790 सेंटीमीटर इनवर्स है, और इधर माइनस आई इफेक्ट कम है तो यहां पर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी भी कम है, 1720 सेंटीमीटर इनवर्स ही है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मीजोमेरिक इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट होगा तो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, वैसा ही है, सेम कंसेप्ट है। माइनस आई हो और माइनस एम हो तो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो है आपकी ज्यादा होगी, प्लस आई हो प्लस एम हो तो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी आपकी कम होती है। तो आप देख सकते हैं माइनस एम इफेक्ट है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, माइनस आई इफेक्ट है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। यहाँ पर आपको नीचे लिखा है ओ मिथोक्सी, और इधर आपको दे रखा है NO2 ग्रुप। एक तरफ आपको ओ मिथोक्सी ग्रुप है, एक तरफ आपको NO2 ग्रुप है। जो NO2 ग्रुप है उसका माइनस एम इफेक्ट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। पर ये जो ओ मिथोक्सी ग्रुप है ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को देने वाला। क्योंकि आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस में चले जाते हैं। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और वी कैन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक ही बात है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, और अगर इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो वहां पर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कम होगी। वहीं अगर बात करूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब भी यही होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले। तो अगर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप होंगे तो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी यहाँ पर ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद है आपका कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो देखो कॉन्जुगेशन इफेक्ट सिंपल सा है, मतलब कि आपका जो डबल बॉन्ड है या आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है, जितना ज्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा उतनी ही कम वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होगी। आई रिपीट, अगर आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बढ़ रहे हैं किसी स्ट्रक्चर में तो उस कंडीशन में वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कम होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, पर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपको दो दो डबल बॉन्ड है। और अगर दो डबल बॉन्ड है मतलब कि यहाँ पर कंजुगेशन बढ़ गया, और अगर कंजुगेशन बढ़ गया तो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी यहाँ पर कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पहले वाले में है, तो दूसरे वाले में 1610 ही रह गया, कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि कॉन्जुगेशन बढ़ गया, डबल बॉन्ड बढ़ गया, जिसकी वजह से वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो है कम हो गई। तो ये सारे फैक्टर अफेक्टिंग थे। कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखा आपने, मेसोमेरिक इफेक्ट देखा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखा, उसी के अंदर सारा था इंडक्टिव मेसोमेरिक कंजुगेशन। उससे पहले हमने देखा हमारा इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उससे पहले हमने देखा फील्ड इफेक्ट, बॉन्ड एंगल और कपल्ड वाइब्रेशन, और वी कैन से वाइब्रेशनल कपलिंग। तो इतने सारे फैक्टर अफेक्टिंग देखे हमने वाइब्रेशन के। अब हम देखने वाले हैं आपका लास्ट टॉपिक, सैंपल हैंडलिंग टेक्निक।
तो देखो अलग अलग तरह का सैंपल होता है, जैसे सॉलिड फॉर्म में सैंपल है, लिक्विड फॉर्म में सैंपल है, गैसियस फॉर्म में सैंपल है। तो इसको आप हैंडल कैसे करेंगे? ठीक है, देर आर 4 टेक्निक बाय विच वी कैन पुट द सैंपल इन सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर में हम सैंपल को डालें, उसके लिए आपके पास 4 टेक्निक है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। I repeat, there are 4 techniques by which we can put the sample in the sample holder in IR spectroscopy. देखो सॉलिड वाला है, लिक्विड वाला है, गैस वाला है और एक सॉल्यूशन वाला है। हम सॉलिड लिक्विड गैस वाला पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉलिड सैंपलिंग टेक्निक। तो यहां पर हमें सॉलिड सैंपल बनाना है। नाम से पता लग रहा है सॉलिड सैंपलिंग, मतलब सॉलिड सैंपल को बनाना है। तो सॉलिड सैंपल को बनाने के लिए आपके पास है सबसे पहला डायरेक्ट सैंपलिंग मेथड। इसमें कुछ भी नहीं करना, जो आपका सॉलिड सैंपल है उसे डायरेक्टली आप सैंपल होल्डर में डाल दो। ये आपका सैंपल होल्डर है, इसमें आपने डायरेक्टली सॉलिड को डाल दिया। नाम से पता लग रहा है डायरेक्ट सैंपलिंग, जो आपका सॉलिड है उसको डायरेक्ट डाल दिया सैंपल होल्डर में। फिर आता है पैलेटाइजेशन टेक्निक। यहां पर आपको क्या बनाने हैं? पैलेट्स बनाने हैं। पढ़ा है ना 5th सेमेस्टर में पैलेट्स बनाना। तो पैलेट्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको सॉलिड सैंपल लेना पड़ेगा। जब आप सॉलिड सैंपल लेंगे तो उसको आप KBR के साथ ऐड कर देना। KBR जो होता है ट्रांसपेरेंट करने के काम आता है। अभी मैं बताऊंगा ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी क्यों जरूरी है, पर अभी याद इतना रखो आप कि इट इज यूज्ड बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर और ये ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आपके पास जो भी सॉलिड सैंपल था उसके साथ आपने क्या कर दिया? KBR को ऐड कर दिया। फिर आपने इसको हाई प्रेशर में पास करवाना है और इसको प्रेस करवाना है। आई रिपीट, हमने इसको हाई प्रेशर में पास करवाया, फिर फाइनली जो भी आया उसको हमने प्रेस करा। प्रेस करने से हमारे छोटे छोटे पैलेट्स बन गए और ये जो पैलेट्स आपके बने हैं इनकी जो थिकनेस होती है वो होती है 1-2 mm, 1 से लेके 2 mm तक। और इसका जो डायामीटर होता है वो डायामीटर होता है 1 सेंटीमीटर का। ये जो इसका डायमीटर होता है ये 1 सेंटीमीटर का होता है और इसकी जो थिकनेस होती है 1 से लेकर 2 mm तक होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारा लिखा हुआ है। देखो आपने सॉलिड सैंपल लिया, KBR के साथ मिक्स किया क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, पास किया अंडर हाई प्रेशर और उसको प्रेस करवाया। फाइनली आपका 1-2 mm थिक पैलेट बन गया और ये 1 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं इसका डायामीटर होता है। यहाँ पे थिकनेस नहीं, इसका डायामीटर होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ये जो पैलेट्स फॉर्म्ड हुए हैं, ये पैलेट्स ट्रांसपेरेंट फॉर्म हुए हैं IR रेडिएशन के। जो भी इंफ्रारेड डलने वाली है उसके ट्रांसपेरेंट ये पैलेट्स होते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी रखनी थी तभी हमने KBR ऐड किया क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट था। क्लियर हुआ? तो ये हुआ आपका सेकंड पैलेटाइजेशन टेक्निक सॉलिड सैंपलिंग में। सबसे पहला है डायरेक्ट, जिसमें हमने डायरेक्ट सॉलिड को सैंपल ऑर्डर में डाल दिया। दूसरा है आपका पैलेटाइजेशन टेक्निक, जहां पर हमने सॉलिड सैंपल लिया, KBR के साथ मिक्स किया, हाई प्रेशर से पास कराया, प्रेस कराया, 1 से 2 mm थिक पैलेट्स बने, 1 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है। और ये जो पैलेट्स बनते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं IR रेडिएशन के। ट्रांसपेरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने KBR को ऐड किया जो कि ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है। उसके बाद है आपका तीसरा मूलिंग टेक्निक। और मूलिंग टेक्निक में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सैंपल लेना है, सैंपल को आपको ग्राइंड कर देना है। ग्राइंड किससे करोगे? मोटार पेस्टल से ग्राइंड कर दोगे। मोटार पेस्टल लिया है ना, ये मोटार पेस्टल लिया, यहाँ पे सैंपल डाला और इस सॉलिड सैंपल को ग्राइंड करके छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर लिया। सैंपल लिया, उसे ग्राइंड किया मोटार पेस्टल से और फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे यहाँ पर फाइन पाउडर बना, इस फाइन पाउडर को आपको डिस्पेंस कर देना है लिक्विड मैट्रिक्स में, ताकि एक मूल फॉर्म हो जाए। क्या फॉर्म हो जाए? मूल फॉर्म हो जाए। देखो नाम है मूलिंग टेक्निक, तो फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे मूल फॉर्म होता है। आई रिपीट, सैंपल लिया, ग्राइंड किया, मोटा पेस्टल में ग्राइंड किया, फाइन पाउडर बनाया, उस फाइन पाउडर को डिस्पर्स कर दिया लिक्विड मैट्रिक्स में ताकि मूल बन जाए। इसमें आपको नूजोल ऐड करना है। नूजोल क्या होता है? मूलिंग एजेंट होता है। यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे प्रोपेन हो गया, नूजोल हो गया, ये सब क्या होते हैं? मूलिंग एजेंट होते हैं जो कि मूलिंग के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, मूल बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपको नूजोल ऐड कर देना है। फिर फाइनली यहाँ पर एक थिक पेस्ट फॉर्म हो जाता है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। सैंपल लिया, ग्राइंड किया, मोटा पेस्टल में फाइन पाउडर बनाया, डिस्पर्स किया लिक्विड मैट्रिक्स में, मूल बना, मूल बनाने के लिए मूलिंग एजेंट नूजोल ऐड कर दिया, फाइनली आपका एक थिक पेस्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस है सॉलिड हैंडलिंग में ही आपका एज अ सॉलिड फिल्म। यहाँ पर हम वोलेटाइल लिक्विड को यूज करते हैं क्योंकि ये जो लिक्विड होता है ये एवापोरेट हो जाता है, दैट्स वाई हम यहाँ पर वोलेटाइल लेते हैं। वोलेटाइल एवापोरेशन इजिली हो जाता है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको NaCl और KBr की सरफेस पर, आई रिपीट, NaCl और KBr की सरफेस पर आपके सैंपल सॉल्यूशन को रखना है। फिर यहां से जो आपका सॉल्वेंट है वो धीरे धीरे एवापोरेट हो जाएगा।
आई रिपीट, आपके पास है NaCl और KBr के सरफेस, जहां पर आपको सैंपल को रखना है। जैसे ही आप सैंपल को वहां पे रखोगे तो सॉल्वेंट जो है धीरे धीरे एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सॉल्वेंट जो है यहां से एवापोरेट होना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद जब ये सॉल्वेंट यहाँ से एवापोरेट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो आपको यहाँ पर रह जाएंगे, रेजिड्यू बोल सकते हैं आप, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सॉलिड सैंपल। ठीक है, आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे सॉलिड सैंपल यहाँ पर रह चुके हैं और यहाँ पर एक थिन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एवापोरेशन होने के बाद जो भी सॉलिड सैंपल यहाँ पर रह चुके हैं, इसको हम एनालाइज करेंगे IR रेडिएशन से। ठीक है, इस तरह से होता है। तो एज ए सॉलिड फिल्म, एज ए मूलिंग टेक्निक, एज ए पैलेटाइजेशन टेक्निक, एज ए डायरेक्ट सैंपलिंग, ये सारे सॉलिड सैंपलिंग टेक्निक के अंडर में आते हैं। फिर है आपका लिक्विड सैंपलिंग टेक्निक। यहां पर आपको क्या करना है, 2 NaCl की प्लेट लेनी है। ठीक है, और उस NaCl की प्लेट के बीच में आपको अपना लिक्विड सैंपल इंट्रोड्यूस करना है। इन दिस सैंपल द लिक्विड सैंपल इज स्क्वीज्ड बिटवीन द 2 NaCl प्लेट। स्क्वीज्ड मतलब निचोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से जब आप इस प्लेट के ऊपर ये प्लेट रखोगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, है ना। ये लिक्विड जो है इस तरह से धीरे धीरे स्प्रेड हो जाएगा, यहाँ पर ये स्प्रेड हो जाएगा प्लेट्स पर। तो वही लिखा है, इन दिस सैंपल द लिक्विड सैंपल इज स्क्वीज्ड बिटवीन द 2 NaCl प्लेट, प्रोड्यूस ए थिन फिल्म ऑफ सैंपल अबाउट 0.01 से लेकर 0.1 mm की थिकनेस की यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी, एक फिल्म बन जाएगी। बहुत ही कम थिकनेस की बनेगी, जिसकी थिकनेस होती है 0.01 से लेकर 0.1 mm तक। ठीक है, और इसको आपको जब ये आपका काम हो जाए तो हैंड टू हैंड क्लीन करना होगा। CaCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म से या टोलिन से इसको आप क्लीन करिए। और ये जो स्प्रेडिंग हो रही है, ये जो आपको दिख रही है कि ये स्प्रेड हो जाएगी ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। क्लियर हो गया, ये आपका लिक्विड सैंपलिंग टेक्निक है। फिर इसके बाद आता है सैंपलिंग ऑफ गैसेस। जो गैस सैंपल होता है उसको हम गैस सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं। आप देखो ये जो आपका डायग्राम है, ये गैस सेल का डायग्राम है, यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर हम गैस सैंपल को डालते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट NaCl प्लेट लगाई हुई है, जहां से लाइट आती है। यहां से लाइट आएगी, ट्रांसपेरेंट NaCl के प्लेट से लाइट एंटर होगी गैस सेल में, और गैस सेल में आपको ये दिख रहे हैं गैस सैंपल। ये स्ट्रक्चर का नाम गैस सेल है, इसके अंदर जो है वो गैस सैंपल है, और ट्रांसपेरेंट NaCl की प्लेट से आपको लाइट आ रही है अंदर। ये लाइट की जो बीम है ये पास होके NaCl की प्लेट से अंदर सेल में जा रही है। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा है द बीम फॉल ऑन सैंपल एंड देन डिटेक्ट और एनालाइज। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको इतना बोला गया है कि ये जो लाइट की बीम है ये NaCl के प्लेट के थ्रू होते हुए अंदर आएगी, ये आपके सैंपल पर गिरेगी। जो भी आपका गैस का सैंपल है उस पर लाइट आके गिरेगी, फिर वहां पर एक डिटेक्टर लगा होगा, वो डिटेक्टर जो है डिटेक्ट कर लेगा, एनालाइज कर लेगा। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो आपका गैस सेल होता है इसकी जो पाथ लेंथ होती है, ये जो आपको पाथ लेंथ दिख रही है, इतनी जो पाथ लेंथ होती है ये 5 to 10 सेंटीमीटर होती है। इतनी होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर जो अंदर मॉलिक्यूल है, ये कौन से मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल है। और जब लाइट यहाँ से आएगी, जैसे मान लीजिए लाइट अंदर आ रही है आ रही है आ रही है, तो पाथ लेंथ ज्यादा होगा ना, तो लाइट धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, क्योंकि लंबाई बहुत ज्यादा है, पाथ लेंथ बहुत ज्यादा है, 5 से 10 सेंटीमीटर है, तो लाइट धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो लाइट जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी गैसियस मॉलिक्यूल में, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन जो है कम होता है। तो इसी चक्कर में हमने 5 to 10 सेंटीमीटर पाथ लेंथ रखा है, ताकि जब लाइट आए, जैसे ये मान लीजिए लाइट आ रही थी, धीरे धीरे लाइट आ रही है, तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पाथ लेंथ बहुत लंबा है, तो लाइट को बाहर निकलने में बहुत टाइम लगेगा, और इतनी देर में तो लाइट जो है गैस मॉलिक्यूल से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है गैस सेल का जो पाथ लेंथ है वो 5 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं। पाथ लेंथ अगर ज्यादा होगा तो लाइट को ज्यादा टाइम लगेगा ट्रेवल करने में, और उसी दौरान एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा गैसियस मॉलिक्यूल के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका सैंपलिंग ऑफ गैस, लिक्विड सैंपलिंग, सॉलिड सैंपलिंग, सैंपल हैंडलिंग टेक्निक कंप्लीट होता है। उससे पहले फैक्टर अफेक्टिंग आपके कंप्लीट होते हैं। उससे पहले आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट होता है, ग्राफ कंप्लीट होता है, और बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट हमने आज इस IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में समझे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे, सोर्स ऑफ रेडिएशन देखेंगे, वेवलेंथ सिलेक्टर देखेंगे, डिटेक्टर देखेंगे, जैसे गोले सेल, बोलोमीटर, थर्मोकपल, थर्मिस्टर, पाइलो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर, और उन सभी के एप्लीकेशंस। अगर आपको इन नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी।
टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे सारे अपडेट्स, पोल्स, मीम्स, एमसीक्यू सब कुछ आते हैं। एप्लीकेशन की लिंक, टेलीग्राम की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन विजिट कर सकते हैं। और अगर ये लिंक ओपन नहीं होती है तो आप हर प्लेटफॉर्म पे जाइए और सर्च कीजिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको हम मिल जाएंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।